लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटखनी देने के लिए विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता बेंगलुरु पहुंच गए हैं। पटना में 23 जून को हुई बैठक में विपक्षी दलों ने केवल एकजुटता का संदेश दिया था। आगे का कोई रोड मैप तय नहीं किया था। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी दल आगे का रास्ता तय करते नजर आएंगे। तो आदमी का अधिकार ही नहीं रह गया, निजता का अधिकार नहीं, जिस तरीके से बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति उसकी नहीं। तो भाजपा को हराना है, देश को बचाना है, यही हमारा मोटो है और इसी को लेकर हम आगे बढ़े। खास बात यह है कि पटना में हुई बैठक में 16 पार्टियां जुटी थीं। इसके बाद नए दलों को जोड़ने की कवायद शुरू की गई और बेंगलुरु बैठक में 8 छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को भी बुलाया गया है, जिसके बाद विपक्ष के खेमे में अब लगभग 24 पार्टियां दिखाई दे रही हैं। विपक्ष के साथ आई नई पार्टियों में एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल, केरल कांग्रेस जोसफ और केरल कांग्रेस मणि शामिल हैं। गौरतलब है कि केडीएमके और एमडीएमके 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की सहयोगी पार्टियां थीं। विपक्ष की बैठक सोमवार शाम को शुरू होगी। इसमें शुरुआती चर्चा के बाद मंगलवार को होने वाली मुख्य बैठक के एजेंडे को मंजूरी दी जाएगी। सोमवार की बैठक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से एक डिनर रखा गया है। अगले दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे मुख्य बैठक रखी गई है। सब बेहतर है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है पटना की मीटिंग के बाद बेंगलोर में, जहां की एक रेंज ऑफ इश्यूज जो कि विपक्ष की एकता के लिए मैं समझता हूं कि कार्यक्रम के अलावा क्या नीतिगत फैसले होते हैं, क्या स्वरूप होता है, क्या चरित्र होगा और किस प्रकार हम विकल्प लोगों के समक्ष ले जाएंगे, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की ड्राफ्टिंग के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा पार्टियों के साझा कार्यक्रमों और रैलियों और दो दलों के बीच के विरोधाभास दूर करने के लिए एक अन्य समिति बनाना भी विपक्ष का एजेंडा है। राज्यों में लोकसभा सीटें साझा करने पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार के सुझाव भी तैयार करेंगे। साथ ही विपक्ष के गठबंधन का यूपीए की तर्ज पर नामकरण भी किया जाएगा। विपक्षी दल इस गठबंधन के लिए एक सेक्रेटेरिएट भी बनाएंगे जो लोकसभा चुनाव तक विपक्ष की मुख्यालय की तरह काम करेगी। विपक्षी दल एकता के तमाम दावे भले कर रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए उनकी एकता की राह में चुनौतियों की भरमार है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव चाहते हैं कि जिस राज्य में जो विपक्षी पार्टी मजबूत है, वहां उसी को अकेले बीजेपी से निपटने की जिम्मेदारी दे दी जाए। बाकी विपक्षी पार्टियां वहां अपने उम्मीदवार खड़े न करें ताकि बीजेपी विरोधी वोट को बंटने से रोका जा सके। यानी यूपी में विपक्ष की कमान अकेले समाजवादी पार्टी संभाले और कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियां एसपी उम्मीदवारों को अपना समर्थन दें। इसी तरह पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी के हवाले छोड़ दिया जाए। ममता के फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस देश में कुल 200 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ ले, लेकिन दूसरे राज्यों में अपने उम्मीदवार खड़े कर बाकी विपक्षी दलों के लिए मुश्किलें खड़ी न करे। कांग्रेस के लिए इस फॉर्मूले पर सहमत होना संभव नहीं है। कांग्रेस साथ ही विपक्षी दलों के लिए अपने देशव्यापी जनाधार को इस हद तक जाया नहीं होने दे सकती। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 464 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि पिछली बार यानी 2019 में 421 सीटों पर। 2019 में पार्टी ने भले 52 लोकसभा सीटें जीती हों, लेकिन 200 सीटें ऐसी थीं जहां पार्टी दूसरे नंबर पर थी। लिहाजा कांग्रेस विपक्ष की बैठक में सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तय करने के पक्ष में नहीं है। कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए वो विपक्ष की साझा चुनावी रणनीति में खुद को अगवा देखना चाहती है। कांग्रेस की मजबूरी है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन की सबसे ज्यादा दरकार भी उसी को है, लेकिन एक बड़ा राष्ट्रीय दल होने के नाते सीटों पर कोई बड़ा समझौता करना पार्टी के लिए मुश्किल होगा। ये पहले भी इस तरीके के सवाल आते रहे। 2004 के अंदर आपको याद होगा कौन है वाजपेयी का मुकाबला। वाजपेयी साहब उस समय सबसे बड़े नेता थे देश के, लेकिन मुकाबला आया ना, 10 साल सरकार बनी ना एक वैकल्पिक, तो वही बनेगी, इस बार भी बनेगी। इस पे आम सहमति बनेगी। जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर
एक राय सबकी हो। अगर आप सबको एक राय लाने की कोशिश जबरदस्ती हर मुद्दे पे करेंगे, मुझे लगता है वो संभव नहीं है। अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग उनकी राय है। कुछ बड़े मुद्दे होते हैं जिसपे एक साथ सबको आना चाहिए। देश भर के विपक्षी दल यूं भी फिलहाल 3 धाराओं में बंटे हुए हैं। इनमें पहला कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए है, जिसमें करीब 19 पार्टियां जुड़ी हैं। दूसरा विपक्ष उन दलों का है जो बीजेपी के खिलाफ तो हैं, लेकिन यूपीए का हिस्सा नहीं हैं। ये वो दल हैं जिनकी कांग्रेस से तलखी चलती रहती है। इनमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी और बीआरएस जैसी पार्टियां आती हैं। तीसरा समूह ऐसी विपक्षी पार्टियों का है जो अमूमन न्यूट्रल हैं या फिलहाल बीजेपी की घनघोर प्रतिद्वंदी नहीं मानी जा सकती। इनमें बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, टीडीपी और अकाली दल जैसी पार्टियां हैं। विपक्षी दलों की एकता के लिए जरूरी यह है कि ज्यादा से ज्यादा दल कांग्रेस की अगुवाई वाले धड़े में आएं। ये हो पाना सहज नहीं है, क्योंकि ममता कांग्रेस को बड़ा भाई मानने के लिए तैयार नहीं, तो केजरीवाल भी कांग्रेस को आंख दिखाते रहते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का किसी साझा चुनावी मंच पर आना मुश्किल है। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस पहले ही आमने सामने हैं। अगर पिछले 1 दशक पर नजर डालें तो अब तक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की तमाम कोशिशें दूर की कौड़ी साबित हुई हैं। प्रधानमंत्री की मजबूत छवि के सामने विपक्ष अक्सर 1 कदम आगे तो 2 कदम पीछे जाता हुआ नजर आया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग समेत दूसरे मुद्दों पर सामंजस्य के लिए बनाई जाने वाली विपक्ष की समितियां किस तरह अपना काम करती हैं। चुनाव आज तक।